जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे आईटी इंस्पेक्टर 2015-16 की इंटरव्यू डेट फाइनली यूपी SSSC द्वारा एडवांस में जारी कर दी गई है कैलेंडर के रूप में। इसके अलावा जेई सिविल का एग्जाम कब होगा, क्योंकि कैलेंडर में आपका जेई सिविल का एग्जाम मेंशन नहीं है, लेखपाल का एग्जाम मेंशन नहीं है, तो वो कब होगा उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एजीटीए की डीपी नोटिस जारी कर दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, क्या आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट उसकी वैधता कब तक की मानी जाएगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट में एरर है तो कैसे वो सही किया जा सकता है। इसके अलावा की महिलाओं का जो डॉक्यूमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसके साइट का होना चाहिए, सारी चीजों पर इंफॉर्मेशन देंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर, ठीक है। ये भर्ती 2015 और 2016 में आई थी और ये भर्ती तब से अटकी हुई है। हालांकि इसके कुछ ट्रेड के इंटरव्यू यूपी SSSC द्वारा समय समय पे कराए जाते रहे, पर बहुत ही स्लो प्रोसेस करते रहे। 6 महीने में किसी एक ट्रेड का इंटरव्यू करा देते थे। बच्चे भी इसको लेके परेशान हो गए थे। बहुत से बच्चे तो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि जब रिटायरमेंट क्लोज आ जाएगी तब तक उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। खैर यूपी SSSC अचानक से एक्टिव हुआ और आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 पे उसका फाइनली ध्यान गया और कैलेंडर में सबसे ज्यादा जिसकी डेट दी गई है जिस एग्जाम कंडक्ट कराने की, वो आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 का है, ठीक है। सबसे पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 का मैकेनिक डीजल का जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है वो है आपका 12 मार्च को। जी हाँ, होली के बाद सबसे पहला अगर इंटरव्यू इंस्ट्रक्टर का कंडक्ट होगा तो मैकेनिक डीजल का होगा। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 वायरमैन का भी आपका अगले ही दिन, मतलब 12 मार्च को मैकेनिक डीजल का है तो 13 मार्च को वायरमैन का है आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 के बच्चों का। उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 की जो मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग वाले बच्चे हैं उनका जो इंटरव्यू है 17 से 20 मार्च के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 प्लम्बर को लेके, तो इसका भी आपका इंटरव्यू 23 से 25 मार्च के बीच कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 के वेल्डर का जो भर्ती है, वेल्डर के बच्चों का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा अप्रैल मंथ में, ठीक है। उसकी कोई डेट नहीं दी गई है, पर यह बताया गया कि अप्रैल महीने में आपका वेल्डर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 2016 वाले की, तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 में जो आपका टेक्नीशियन है पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम का, इसका एग्जाम आपका 28 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। 28 मार्च को दिया गया है 2016 के टेक्नीशियन और पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम वाले बच्चों का। इसके अलावा 2016 के फैशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों का आपका इंटरव्यू का डेट मई 2026 में रखा गया है। वही ड्रेस मेकिंग का भी, जो ड्रेस मेकिंग 2016 के बच्चों हैं 2016 का, तो ये भी आपका एग्जाम मई 2026 में ही रखा गया है। इसके अलावा आपका बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का, जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है 2016 की, उसका भी आपका मई 2016 में ही रखा गया है। इसके अलावा स्विंग टेक्नीशियन का भी आपका मई 2016 में रखा गया है, यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2026 में रखा गया है, ठीक है। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 के जो बच्चे हैं खासकर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम, उनका डेट फिक्स है कि 28 मार्च को कंडक्ट हो जाएगा। फैशन टेक्नोलॉजी का मई में ही कराया जाएगा, ड्रेस मेकिंग का भी मई में कराया जाएगा, स्विंग टेक्नीशियन का भी मई में कराया जाएगा और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी वालों का भी मई में कराया जाएगा। यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 के फैशन टेक, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नीशियन और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का मई में इंटरव्यू कंडक्ट होगा, लगातार कंडक्ट होगा। उसके बाद फिर बात की गई है 2015 की, फिर से घूम के आए हैं 2015 में, और टर्नर की जो पोस्ट है उसका इंटरव्यू आपका फिर जून माह में लेके गए हैं, ठीक है। टर्नर की पोस्ट का जून माह में लेके गए हैं। और इसके अलावा फिटर है उसकी भी इंटरव्यू जून माह में ये कंडक्ट करा लेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। तो टोटल इतने ट्रेड का ये इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। अभी भी कुछ ट्रेड्स बचे हैं और जो ट्रेड बचे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि कौन कौन से ट्रेड अभी आपके बचे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रेड इसमें बचा हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है
जितनी इंफॉर्मेशन है। अभी कुछ ट्रेड 15-16 के बचे ही हुए हैं, ठीक है। खैर देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इंटरव्यू तो इन्होंने कंडक्ट कराना शुरू किया। और मैंने आपको आईटी इंस्पेक्टर के 2015-16 बच्चों को शुरू से कहता हूं कि जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे आपका ऐसे ही स्लो प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अब ये भर्ती चूंकि पूरी इसलिए कराई जा रही है क्योंकि अब आपका चुनाव आ रहा है, ठीक है। और चुनाव में उन्हें ज्यादा से ज्यादा ये दिखाना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दिए हुए हैं। इस वजह से सबसे बेस्ट यही जो लगती हुई भर्ती थी, बिना भर्ती निकाले इतनी भर्ती कंडक्ट हो जाएगी आराम से, जितने बच्चों को जॉब ऑलरेडी मिल जाएगी। तो इसी वजह से आपकी भर्ती में तेजी आई है, नहीं तो अभी ये और डिले हो रही होती, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जेईई सिविल को लेके, बच्चे बहुत परेशान है इसको लेके कि इसकी एग्जाम डेट कब तक होगी। 10 मार्च तक का इसमें समय दिया गया है सचिव जी की तरफ से। उसके बाद इस भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें इस एग्जाम के बारे में मेंशन नहीं है और ना ही मेंशन है लेखपाल के एग्जाम के बारे में। तो आपने कैलेंडर को ध्यान से देखा होगा तो वहां पे 3 ऐसी डेट हैं जो आरक्षित करके रखी गई हैं, और वो 3 डेट जो है वो इन्हीं 2 एग्जाम के लिए आरक्षित है, एक आपका लेखपाल और एक आपका जेईई सिविल, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि 26 अप्रैल वाली डेट जो रिजर्व कर की गई है वो 26 अप्रैल वाली डेट लेखपाल के लिए है, और वहीं मई में 2 डेट रिजर्व की गई है, 3 मई वाली और इसके अलावा 21 मई वाली। इन दोनों में से कोई एक डेट जेईई सिविल एग्जाम के लिए होगी, ठीक है। तो ये दोनों भर्ती के लिए जो डेट कैलेंडर में आरक्षित करके रखी गई है वो इन्हीं 2 भर्ती के लिए रखी गई है। तो टेंशन मत लीजिए, मेंशन भले ना किया गया हो, लेकिन अब क्योंकि वहां पे ये डिसाइड किए नहीं है कि लेखपाल और जेईई में से कौन सा एग्जाम पहले कंडक्ट कराना है, ज्यादातर चांसेस है लेखपाल का एग्जाम पहले कंडक्ट होगा, जेईई का बाद में होगा, ठीक है। क्योंकि लेखपाल में बच्चे जेईई से ज्यादा है इसलिए वो एग्जाम पहले कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सादी बात है कि जो आरक्षित रखी गई है वो इन्हीं 2 एग्जाम के लिए रखी गई है, तो आप परेशान नहीं होइए। इसके अलावा भी हमें अगर ये चीज को कंफर्म करना है तो एक बार हम लोग 10 मार्च बीतने के बाद जरूर आयोग पहुंच के, क्योंकि अभी आयोग जाने का कोई मतलब नहीं है, होली के बाद भी आयोग, जब तक आपका 10 मार्च पूरा नहीं हो जाता, 10 मार्च पूरा होने के बाद ही आयोग जाने का कोई मतलब है। और वहां जाकर फिर हम उसको कंफर्म करेंगे भाई जो आरक्षित है उसमें हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एजीटीए डीबी नोटिस को लेके है, ठीक है। तो फाइनली एजीटीए की डीबी नोटिस जारी कर दी गई है और इसमें आपको क्लियर कट बता दिया गया है कि आपका डीबी का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होना है। वहां पे आपको ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कहां पे करना है, तो जो आपकी यूपी की वेबसाइट है UPSSGovernment.in, वहां पे जाके आपको स्टूडेंट कॉर्नर में जाना है, वहां पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप अपना डालेंगे तो उसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगी, आपके मोबाइल पे आएगी या तो आपके ईमेल, जो ईमेल आपने एड्रेस दे रखा है उस पर आपकी ओटीपी जनरेट होके आएगी। उन्हीं दोनों में से ओटीपी आपको रजिस्टर करनी है और उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गायब हो गया है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गायब हो गया है तो वहां पे आपके पास फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन होता है, और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब कुछ गड़बड़ है, तब आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। एक बार लखनऊ जाके विजिट करना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपके 6 मार्च से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होना शुरू हो जाएगा और ये 5 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा, ठीक है। 6 मार्च से 5 अप्रैल तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, पूरा अच्छा खासा आपके पास 1 महीने का समय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इस बीच इतने बीच में अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट गलत है, क्लियर नहीं है, तो फिर आप एडिट भी कर सकते हैं। यानी 6 मार्च से 5 अप्रैल तक आप ना केवल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं बल्कि डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा वो काफी क्लियर कट रहे, ऐसा रहे कि जितना एमबी मेंशन है, जैसे 20 केबी से 2 MB मेंशन है या 50 केबी से 100 केबी के मेंशन है, तो उतना क्लियर कट करिएगा कि ताकि आपके डॉक्यूमेंट को इजिली वो सब देख सके वहां पर और रिजेक्शन के चांसेस कम हो, ठीक है। जितना बेहतर आप अपलोड करेंगे उतना बेहतर आपका डीबी कंडक्ट हो जाएगा और रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिए आपको अपलोड क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है,
10th की मार्कशीट आपकी अपलोड होगी क्लियर कट, और इसके साथ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दोनों आप एक ही में मर्ज कर देंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही में मर्ज करके एक ही साथ इस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये आपका एज प्रूफ होता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसको एकदम क्लियर कट, जितना साफ हो, जितने अच्छे से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सके, दोनों को मर्ज करके एक साथ अपलोड करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका 12th की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, इसको भी आप क्लियर कट एक साथ मर्ज करेंगे और इसके बाद आप इसको अपलोड कर देंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी बैचलर डिग्री का डॉक्यूमेंट है। बैचलर डिग्री में आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट आपको, डिग्री और मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ठीक है, ये भी मर्ज रहे तो अच्छा है, एक ही में मर्ज हो जाए तो काफी अच्छी बात है, बैचलर डिग्री और मार्कशीट। तो ये देखिए 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही मर्ज अपलोड करना है, 12th की एक में मर्ज करके अपलोड करना है, और बैचलर डिग्री की भी एक में मर्ज करके अपलोड करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका नया है तो काफी अच्छी बात है, पुराना है तो आप ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पुराना भी आपका वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आपको अपलोड करना है एकदम क्लियर कट, नया रहे तो अच्छी बात है, पुराना भी है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल पुराना है, तब भी आपका ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी तब तक का बना होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट, एजीटीए का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट का बना होना चाहिए। ठीक है, जिस भर्ती के समय आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय की लास्ट डेट किसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद का होगा तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, उसे माना नहीं जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कास्ट सर्टिफिकेट में पूछा जाता है कि जो महिलाएं उनका कास्ट सर्टिफिकेट कहां का लगेगा। अगर आपकी शादी भी हो गई है तब भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके फादर साइड का ही लगेगा। ठीक है, आपकी अगर शादी भी हो गई है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का ही वैलिड माना जाएगा, हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाता है। तो अपलोड करते समय ये ध्यान दीजिएगा, खासकर शादीशुदा महिलाएं अपने फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगी। ठीक है, फिर पांचवा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपलोड करना है सिवाय यूआर कैटेगरी के बॉयज के। ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व बॉयज को किसी भी तरह का रिजर्वेशन मिलता नहीं है, तो उनको छोड़कर बाकी सबका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेगा। यानी कोई भी जो इस भर्ती में बेनिफिट चाह रहा है, एक सर्विसमैन से लेके आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिला आरक्षण को भी, तो उन सबको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2-3 साल पुराना भी है तब भी वैलिड कर दिया जाएगा, नया है तो अच्छी बात है, पुराना है तब भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड माना। आधार कार्ड भी अपलोड करना है। ठीक है, आधार कार्ड अपलोड करना है। ठीक, आधार कार्ड का फोटो या कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट मैक्सिमम माना जाता है आधार कार्ड को, तो आधार कार्ड को भी अपलोड करना है। इसके अलावा आपकी पिक भी अपलोड करनी है, फोटो, रिसेंट फोटो जो आपकी है वो अपलोड करनी है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा उतार के आप अपनी फोटो खिंचवाइएगा। ठीक है, और 75% लगभग आपकी फोटो आनी चाहिए, यानी मतलब चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर तक अगर आपकी फोटो है, और आपकी फोटो की जो साइज होनी चाहिए वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपकी फोटो की साइज होनी चाहिए। बैकग्राउंड में कोई भी अर्जी फर्जी चीज नहीं हो, सिंपल सादा बैकग्राउंड हो, ये आपका क्लियर कट वहां पे मेंशन किया गया है। अब बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि जो भी चीज आप अपलोड करेंगे वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आयोग की नहीं होगी, ये याद रखिएगा। अगर आपने फर्जी तरीके से फॉर्म भरा हुआ है, आपकी डिग्री नहीं है बैचलर की, और आपने अपलोड किया है, तो फिर आपको इस बारे में बताना पड़ेगा आयोग को कि क्यों आपने ये फॉर्म भरा था। अदरवाइज आप पहले ही हट जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठिए मत। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का एरर है, पूछा जा रहा है ना बच्चों से कि सर यहाँ पे मेरा मिसप्रिंट है, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा है और जो डॉक्यूमेंट में है दोनों के नाम में फर्क आएगा, तब भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के चांसेस है। और ऐसे में आपको क्या होगा, एफिडेविट अपलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफिडेविट अपलोड करना पड़ेगा, यानी वो डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना ही पड़ेगा, उसके साथ एफिडेविट जो कचहरी में बनेगा उसमें आपको बताना पड़ेगा रीजन कि क्यों ये एरर आया हुआ है, किस वजह से एरर आया हुआ है। पहले भी ये एफिडेविट लेके जाया जाता था, अब भी एफिडेविट है। तो अगर कहीं भी आपका एरर है,
और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उससे मिसप्रिंट है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एफिडेविट भी अपलोड करना पड़ सकता है। उसके लिए देखिए आयोग हो सकता है आपको फिर से एक बार टाइम दे, जब पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो आयोग आपका उस हिसाब से बताएगा कि ये गलती है, ये गलती नहीं है। ऐसे में टर्म और कंडीशन कारण बताओ नोटिस आयोग की तरफ से जारी होगा, तो उस डॉक्यूमेंट को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को और एफिडेविट को एक साथ फिर से आपको हो सकता है अपलोड करना पड़े। तो ठीक है, अगर आपका कहीं भी मिसप्रिंट है तो पहले ही आप अपना एफिडेविट बनवा लीजिए, उसकी कारण अपना उसमें मेंशन कर दीजिए एफिडेविट में। ठीक है, बाकी यही सिंपल सा है। आपका 6 मार्च से 5 अप्रैल तक आपको समय दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अच्छे से पूरा अच्छे से जांच लीजिएगा, अच्छे से फाइल को बना लीजिएगा और फिर एकदम क्लियर कट कोशिश कीजिएगा, एकदम क्लियर इमेज आपकी फाइल की हो और उसे अपलोड कीजिएगा ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, रिजेक्शन के बाद भी आपको आयोग की तरफ से मौका एक बार जरूर दिया जाएगा आपको री अपलोड करने के लिए, कंडीशन बताने के लिए आयोग की तरफ से। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है कोई डॉक्यूमेंट तो उसको लेके परेशान मत होइएगा। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।